हे गाइस, दिस इज शुभदीप कमकार एंड आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग एट ए ग्लैंस। इन प्रीवियस वीडियो हमने कवर किया था मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां हमने मशीन लर्निंग का डेफिनेशन समझा था और उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखा था। अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन आई बटन एंड लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे द एप्लीकेशन एंड यूज केसेस ऑफ मशीन लर्निंग। इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, कि जहां हम लोग एक्चुअली समझेंगे कि मशीन लर्निंग का एप्लीकेशंस क्या होता है, कहां यूज होता है, ऐसा चीज जो तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन वही मशीन लर्निंग का कितना बड़ा एप्लीकेशन है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ओके, सो एप्लीकेशन एंड यूज केसेस ऑफ मशीन लर्निंग में हम लोग पहला एग्जांपल लेंगे रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन। ये एग्जांपल समझो, ये मशीन लर्निंग का एक अच्छा एप्लीकेशन है। रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन मैं तुमको बोल रहा हूं, समझो यूट्यूब। जब तुम यूट्यूब में एक वीडियो देखते हो, वो दूसरा रिकमेंड करता है तुमको, और वो दूसरा उससे बहुत ज्यादा सिमिलर होता है जो मैंने पहले देखा। ऐसा यूट्यूब क्यों करता है तुम्हारे लिए? मतलब करके क्या फायदा, तुम खुद ही सर्च कर लो। यूट्यूब में यूट्यूब एड्स होता है, पता है ना? यूट्यूब एड्स होता है। यूट्यूब एड्स से बहुत ज्यादा कमाता है। तो अगर तुम यूट्यूब में आए, एक वीडियो देखे और निकल गए, तो उसका लॉस है, यूट्यूब का लॉस है। मतलब आया, एक वीडियो देख के निकल गया, तो उससे उन लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम 2-3 वीडियो देखोगे, 2-3 तुमको एड्स दिखाएगा। एड्स का चक्कर क्या है? तुम 1 सेकंड का एड्स देख रहे हो। जैसे मैं मतलब साइट फाइट से थोड़ा काम करता हूँ, थोड़ा वेबसाइट्स वगैरह से मैं काम करता हूँ, तो GoDaddy में मैं बहुत कुछ परचेज करता हूँ कभी कभी, ठीक है? तो जब मैं YouTube खोलता हूँ, मुझे पहला दिखाता है गेट अ बिजनेस सोल्यूशन। अगर धोनी ऐड देता है, क्या बोलता है वो, एक चीज कभी कभी आपका इमेज बिगाड़ सकता है, ओके, ट्राई प्रोफेशनल ईमेल्स, ऐसा कुछ बोलता है। मैं उसको काट देता हूँ और मुझे इतना बेकार लगता है वो सब चीज, मैं बार बार काट देता हूँ। फिर भी क्यों दिखाता है, क्या फायदा? एड का पूरा फायदा, पूरा कॉन्सेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, टोटली आउट ऑफ दिस सिलेबस। कि जब तुम कुछ देख लिए, सोचो तुम जा रहे हो कहीं, बस से जा रहे हो, बस में विराट कोहली ऐसे ऐड दे रहा है, वीवो का फोन, तुम चलती बस से कूद जाओगे कि मुझे अभी वीवो का फोन लेना है। या फिर मतलब मैच देख रहे हो बैठ के किसी स्टेडियम में, और शाहरुख खान ऐड दे रहा है सफोला तेल का, सफोला सफोला। तुम बोला अरे मैच को छोड़, मैं अभी कूद रहा हूं, मुझे पहले सफोला तेल का तेल खरीदना है मुझे। ऐसा नहीं ना, मतलब वो तुम्हारा, मतलब तुम उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस एड को नोटिस किया। अब जब तुम वो काम करने जाओगे, सोचो मोबाइल खरीदने जाओगे, तुम्हारे कान के पास विराट कोहली आके बोलेगा वीवो का फोन ले, वीवो का फोन ले। तुम बोलेगा हाँ, कहीं तो मैंने सुना था, कहीं तो सुना था, मुझे वो ट्राई करना चाहिए। या फिर जब ऑयल खरीदने जाओगे, तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मुझे तुम्हें क्या खरीदना है, तभी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमको बोलेगा कि सफोला सफोला सफोला, शाहरुख खान कान में बोलेगा सफोला सफोला सफोला। तुम सोचोगे नहीं, सफोला कहीं सुना था मैंने, सफोला खरीदना चाहिए। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एड। मतलब एड इतना कमाल का चीज है कि एड तुमको एक बार दिखा देगा, तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वाला इंडस्ट्री आजकल इतना ज्यादा अमीर है। तो यूट्यूब उनमें से एक और है, ठीक है? तो जब तुम यूट्यूब का गेट इन द टॉपिक, जब तुम यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हो और वो तुम्हें रिकमेंड कर रहा है कि दूसरा वीडियो देखो, तब उसमें भी तो ऐड दिखाएगा ना तुमको। तो तुम जितना वीडियो देख रहे हो उसके रिलेटेड तुमको तो वीडियो भी दिखा रहा है और उसमें तो एड्स भी दिखा रहा है। तो उन लोगों का एड्स तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, जो तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नोटिस कर रहा है। तो यूट्यूब ऐसे कमाता है। ये जो एड वाला बात, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है उन लोगों का, तुम और एड तुमको वैसा ही देगा जो तुम सर्च कर रहे हो। सोचो तुम गूगल में सर्च कर रहे हो कि तुम्हें जूता खरीदना है, तुम्हें यूट्यूब में जूता का ऐड आएगा। या फिर तुम सर्च कर रहे हो कि तुम्हें कोई होस्टिंग खरीदना है, तुम्हें यूट्यूब में होस्टिंग का ऐड आएगा। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, अमेजोन में जाओगे, ये मोबाइल खरीदे, नीचे दिखा रहा है ये कवर खरीदना चाहिए तुमको। ये पेन खरीदा तो दिखा रहा है कि ये मतलब ये पेन भी खरीदना चाहिए। या फिर पेंसिल खरीदा, तुम्हें ये इरेजर खरीदना चाहिए। कैसे? इंसान तो कर सकता है, लेकिन कितना कर सकता है? 2, 3, 4, 10, 15, 100। उसके बाद अमेजोन बोलते हैं हम लोगों के पास 6 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं।
6 करोड़ एक आदमी कैसे कर सकता है? 6 करोड़ में मतलब रिकमेंडेशन कैसे कर सकता है? एक्चुअली होता क्या है, मैं ये चीज को तुम्हें एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। सोचो तुम लोगों का एक छोटा सा कुछ फैशन शॉप है और सम क्लोथ शॉप समथिंग लाइक दैट। तो पूजा आने वाला है और तुम लोग सेल दे रहे हो, या फिर विंटर आने वाला है तुम लोग सेल दे रहे हो। तुम लोग क्या दोगे, मतलब सेल में क्या करोगे? सोचो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, वेस्ट पहनने के लिए वेस्ट भी है और स्वेटशर्ट्स भी है। तो तुम ठंडा में सेल दे रहे हो, विंटर में सेल दे रहे हो, तो तुम वहां पर थोड़ी ना वेस्ट बेचोगे, थोड़ी ना मतलब कुछ वेस्ट छोड़ के छोड़ोगे, कुछ गर्मी वाला क्लोथ बेचोगे। या फिर तुम सेल दे रहे हो समर में, तो तुम थोड़ी ना वहां पर स्वेटर्स और जैकेट बेचोगे, वही चीज बेचोगे जो समर में खरीदा जाता है। तो एक्चुअली ये तो मैनुअली हो गया, लेकिन Amazon जैसा कंपनी क्या करता है, Amazon बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, वो लोग जब Amazon का भी सेल आता है ना, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, और उसके बाद फ्लिपकार्ट का आता है बिग बिलियन सेल, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये कंपनीज पिछले साल और उसके पहले के साल, हर एक साल से इस पर्टिकुलर टाइम का बिल्स कलेक्ट करते हैं, कितना बिका, क्या बिका, सब कलेक्ट करते हैं, और उसमें एनालिसिस करता है कि कौन सा चीज ज्यादा बिका ये टाइम में, कौन सा चीज ज्यादा बिका इन दिस पर्टिकुलर टाइम। और वो उन लोगों को जब एक एस्टिमेट मिल जाता है कि ये चीज इस टाइम में ज्यादा बिकता है, ये स्वेटर्स, जैकेट, स्वेटशर्ट्स वगैरह विंटर में ज्यादा बिकता है। अब मैं बोल रहा हूं स्वेटर, सब कैटेगरी का बात छोड़ो, बहुत सारा प्रोडक्ट है ना, 6 करोड़ प्रोडक्ट है, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग नाम है। तो सोचो ये क्वालिटी ज्यादा बिक रहा है, या फिर ये कंपनी ज्यादा बिक रहा है, ये ज्यादा अफोर्डेबल है, JBL से ज्यादा बोट अफोर्डेबल है, ऐसा चीज। तो ये सब वो लोग ऑप्टिमाइज करता है, ये सब एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके उन लोगों को एक रिजल्ट मिलता है कि ये चीज का स्टॉक बढ़ाना है। कभी Amazon सब चीज का स्टॉक एक साथ नहीं बढ़ा देता है, जो चीज बिकेगा वो चीज ही एनालिसिस करके निकालता है और वही उसी का स्टॉक बढ़ाता है। दिस इज वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन। ये क्लियर है होप। अब इसके बाद वाला एक एग्जांपल में हम आएंगे, सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस। एकदम सबसे परफेक्ट चीज है ये समझने के लिए। एग्जांपल दे रहा हूं मैं ट्विटर का। ट्विटर मार्केट में आया समथिंग अराउंड 2004, समथिंग अराउंड 2004, 2004 को आया होगा या फिर 2008 को, आई एम नॉट क्लियर। ओके, तो ट्विटर, पता है ट्विटर 2015 तक कुछ पैसा कमाया नहीं, कुछ इनकम नहीं किया। कहानी क्या था, ट्विटर एक कंपनी शुरू हो रहा था, शुरू होने के बाद उसमें बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम ट्वीट्स करते हो, पता ही होगा, तो वहां पर बहुत सारा कंपनी मैन, बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया और वो साइट चला, ठीक है। उसमें सेलिब्रिटीज आने लगे, अच्छा पॉपुलर इंसान, पॉपुलर पीपल आने लगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, उसमें ट्विटर 2015 तक चला रहा था और कुछ इनकम नहीं कर रहा था। ट्विटर में जब कोई इनकम नहीं आया, कोई इनकम नहीं था उन लोगों का, तो उसका जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है, सब बोलने लगे कि अरे तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो हम लोग इसके बाद सर कभी पैसा नहीं देंगे। तो ट्विटर को जोर जबरदस्ती ऐड डलवाया, ट्विटर अपने मीडिया पर ऐड डाला। जैसे ही ऐड डाला वहां से कुछ और डिमोशन होने लगा ट्विटर का। जो सेलिब्रिटीज लोग था वो ऐड देख के निकलने लगा, सेलिब्रिटीज निकला तो उनका जो फॉलोअर्स था वो लोग भी निकलने लगा। तो ट्विटर समझा कि ऐड से नहीं होगा। ट्विटर ने आइडिया निकाला कि लोग जितने ट्वीट्स करते हैं पर्टिकुलर हैशटैग्स में, सोचो मैं वोटिंग का बात कर रहा हूं, वोट इन इंडिया में लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जीतेगा, कंसेप्ट मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये मोदी जीतेगा, लोग ट्वीट किया, कुछ ट्वीट किया मोदी नहीं जीतेगा, या फिर कोई ट्वीट किया मोदी शुड बी ए गुड लीडर, वी शुड वोट मोदी इंडियन इलेक्शन के टाइम। ट्विटर ने क्या किया, जितना हैशटैग्स है ये पॉलिटिक्स के ऊपर इंडिया का, और जितना हैशटैग्स है ये इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन इंडिया, जितना हैशटैग्स है सारे के अंडर में जितने सारे ट्वीट्स हैं सबको एक साथ इकट्ठा किया, करके उसको एनालिसिस किया, उसको चेक किया कि कितने सारे ट्वीट्स मोदी के फॉर में है, कितने सारे ट्वीट्स मोदी के ऑपोजिट में है। ये करने के बाद उन लोगों को पता चला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है कभी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वो
मतलब ट्वीट किया, ट्वीट एनालिसिस किया, एनालिसिस करके उन लोगों को पता चला कि 70% लोग मोदी को चाहता है एज ए प्राइम मिनिस्टर और 30% लोग मोदी को नहीं चाहता। तो तुम्हें यह नहीं लगता कि जो लोग बोल रहा है, ट्वीट्स कर रहा है कि मोदी को मैं सपोर्ट करता हूं, तो वो लोग इलेक्शन में भी मोदी को ही वोट देगा? तो इसके मतलब क्या, वोट से 2-3 महीना पहले, 2-3-4 महीना पहले ट्विटर ये जान गया, ट्विटर के पास ये खबर आ गया कि मोदी जीतेगा। ट्विटर भविष्य जान गया, ट्विटर फ्यूचर जान गया। ये इतना बड़ा डेटा है। ये डेटा आप किसको सेल कर सकता है ट्विटर? ये डेटा है कि मोदी जीतेगा, किसको सेल करेगा? न्यूज चैनल। न्यूज चैनल कितना रुपया देगा? तुम्हें लगता है कि आज तक चैनल के पास इतना पैसा है कि वो ट्विटर जैसा इंटरनेशनल कंपनी को पैसा देगा? उल्टा पैसा नहीं देगा, वो पैसा नहीं देके बोलेगा कि मीडिया से पैसा मांगता है, ऐसा बोल देगा। तो ट्विटर क्या किया, ये डेटा लेके उन कंपनीज पे, जेपी मॉर्गन जैसा कंपनीज के नाम सुने तुम लोग? जेपी मॉर्गन, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स। ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी अमीर, बहुत अमीर आदमी से, जिन लोगों को शेयर मार्केटिंग का कुछ आता नहीं है या फिर बहुत पैसा उन लोगों के पास, लेकिन शेयर मार्केटिंग वो लोग खुद से नहीं करता, बस इन्वेस्ट करता है, तो वो लोगों से पैसा उठाता है और वो लोग अपने आप से प्रेडिक्ट करता है मशीन लर्निंग से डेटा देख के कि कौन सा कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, और वो अमीर आदमी का पैसा से उन लोगों का शेयर खरीद लेता है। खरीद लेने के बाद जब वो कंपनी का शेयर वापस आएगा तो ज्यादा आएगा, तो कुछ रख लेता है और बाकी पैसा थोड़ा इंटरेस्ट के साथ वो इन्वेस्टर को लौटा देता है, और वो कुछ पैसा बहुत होता है। तो गोल्डमैन सैक्स को जैसे ही या फिर जेपी मॉर्गन को जैसे ये डेटा मिला कि मोदी जीतेगा, ट्विटर ने बेचा, जेपी मॉर्गन क्या करेगा, मोदी का सपोर्ट में जितना कंपनीज है उन लोगों का शेयर खरीद लेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन को ये पता रहेगा कि जीतने वाला है मोदी, तो वो कंपनी जो मोदी सपोर्ट करता है वो कंपनी का भी शेयर ऊपर जाएगा, है कि नहीं? तो जेपी मॉर्गन जाके जियो का खरीद लेगा, जो मोदी जिसको सपोर्ट करता है, तो ये सब कंपनीज का खरीद लेगा ऑटोमेटिकली, और जब शेयर बढ़ेगा तब प्रॉफिट कमाएगा दोनों, और वहां से कुछ पैसा ट्विटर को दे देगा, और वो कुछ पैसा बहुत ज्यादा होता है यहां पर। ओके, सो ऐसे कमाता है ट्विटर। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस, कि तुम्हारा बात को लेके तुम जो ट्वीट कर रहे हो वहां पर एनालिसिस कर रहे हैं। एक्चुअली ये मॉडल में कैसे काम करता है, मॉडल में ये काम करता है, एक्चुअली सोचो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा ही काम करता है। लेकिन तो काम करता है कि जब एक्चुअली एक मॉडल बनाया जाता है, एक टेस्ट मॉडल बनाया जाता है, जहां पर बहुत सारा वर्ड होता है। अच्छा, अगर मैं दो सेक्टर है मेरे पास कि मैं ट्विटर मतलब ट्वीट को फॉर में बोलूंगा या फिर ऑपोजिट में बोलूंगा, एक सेक्टर में खराब के लिए, एक सेक्टर में अच्छा के लिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट। पॉजिटिव में अच्छा अच्छा वर्ड रहता है, गुड, बेस्ट, बढ़िया, पॉपुलर, ठीक है, ऐसा अच्छा अच्छा रहता है, और नेगेटिव सेंटिमेंट में बैड, बेकार, ऐसा ऐसा वर्ड रहता है। तो वो वर्ड ढूंढता है मशीन लर्निंग, तुम्हारा ट्वीट से वर्ड ढूंढेगा कि क्या क्या वर्ड तुमने यूज किया। अगर उसमें खराब वर्ड ज्यादा है तो नेगेटिव सेंटिमेंट, अगर पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट। एक एस्टिमेट था, ऐसा काम करता है सेंटिमेंट एनालिसिस, और ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जहां से ये फेसबुक, ट्विटर बहुत कमाता है, बहुत ज्यादा कमाता है। नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस के बाद ट्रांसपोर्टेशन डिमांड फोरकास्टिंग। उबर एक कमाल का एग्जाम्पल था, कमाल का एग्जाम्पल है। मैं एक बार जा रहा था वो उबर से, तो मैं सुबह को गया था यहां से इको स्पेस, तो मुझे लगा था वहां पर जाने के लिए 500 रुपया, 500 रुपीज। थोड़ा अब मुझे वापस आना था वहां से, फिर से उबर बुक किया, कुछ 4 बज रहे थे शाम के, तो 500 की जगह वहां पर दिखा रहा मुझे 800, और नीचे लिखा हुआ था प्राइसेस आर हाई ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। और मुझे ये देख के इतना गुस्सा आता है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए तुम लोग डिफरेंट चार्ज, ज्यादा चार्ज कैसे ले सकते हो? फिक्स्ड होगा ना, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो मतलब यहां से वहां जाने के लिए, सेम पॉइंट तक जाने के लिए तुम इतना ज्यादा पैसा मतलब बढ़ा कैसे सकते हो बीच में? तो ये चीज है। तो एक बार इसका आंसर मुझे तब मिला जब मैं एक बार उबर में जा रहा था, और मैं पुल में जा रहा था, तो फ्रंट सीट में बैठा हुआ था और पीछे कोई और मेहमान था, तो फ्रंट सीट में बैठा हुआ था मैंने, और
वो जो एक पता है ना ड्राइवर लोग के पास, उबर का ड्राइवर लोग के पास, उन लोगों का अलग से उबर का ऐप होता है। वो ऐप उन लोगों के सामने खुला हुआ था और मैं टेस्ट कर रहा था कि मतलब देख रहा था, वो एक जगह पर अचानक से लाल हो गया मैप में। तो मैंने पूछा भैया वो लाल क्यों हो गया? तो भैया उसने बोला मुझे कि अगर मैं आधा घंटा के अंदर ये एरिया में पहुंच जाऊं तो मुझे डबल इंसेंटिव मिलेगा। और मुझे मसला पूरा क्लियर हो गया। एक्चुअली करता क्या उबेर, मैं किसी जगह पर हूं, मैं एक जगह पर हूं, ऑफिस एरिया में हूं, 3 बजे तक पूरा जगह खाली खाली, ऑफिस चालू है। 4 बजे वहां पर कोई गाड़ी नहीं है, खाली है तो गाड़ी नहीं है, उबर है ना, तो यहां वहां घूमता ही रहता है और हर जगह से उन लोगों का आता है बुकिंग, तो यहां वहां सब बिछड़ा हुआ है। अचानक से 4 बज गया, ऑफिस छुट्टी हो गया, सारे छुट्टी हो जाने के बाद अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड आ गया वहां पर कि बहुत सारा आदमी अब उबेर का ऐप खोल के बुक कर रहा है टैक्सी। टैक्सी नहीं है, क्या करेगा उबेर? क्या करेगा? टैक्सी नहीं है वहां पर, उस एरिया में टैक्सी नहीं है। उबेर बहुत चालाकी से सारे एक लालच देता है, दूसरा उस जगह पर रेट करके दूसरा ड्राइवर्स को लालच देता है कि अगर तुम आधा घंटा में जल्दी वहां पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें डबल पैसा मिलेगा। अब वो लोग लालच में आ जाता है और वो ज्यादा पैसा कहां से उठाता है? तुमसे उठाता है, पैसा बढ़ा देता है, नीचे लिखा रहता है प्राइसेस आर हाई ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। और ये डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। मतलब तुमसे ही पैसा लेके ऊपर से उबेर खुद भी एक्स्ट्रा थोड़ा कमा के, और थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तो वो इंसेंटिव हिसाब से वो ड्राइवर को दे रहा है और तुम्हारा काम भी हो जा रहा है। तुमको देखो उबेर, तुम ऐसा कभी नहीं तुमको लगेगा कि मतलब तुम जहां पर भी हो तुमको उबेर का मतलब उबेर मिल जाएगा, तुमको कैब मिल जाएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन तुमको कैब मिल जाएगा। उबेर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उबेर में बुक कर रहे हो मिल रहा है, कैब तुम्हें मिल जाएगा, कहीं से भी कैब मिल जाएगा। 1 किलोमीटर दूर से आएगा फिर भी तुमको दिखा देगा, 2 किलोमीटर दूर से आएगा फिर भी दिखा देगा, लेकिन कैब तुमको मिल जाएगा। वो लोग बढ़ा देता है प्राइस ठीक टाइम पे। तो ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस है, डिमांड फोरकास्टिंग उबेर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन मशीन लर्निंग का। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। एक कमाल का टॉपिक है दूसरा भी, ये भी और कमाल का टॉपिक है। टेस्ला का नाम सुना हो तुम लोग? टेस्ला मोटर्स, एलन मास्क का कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा गाड़ी बनाता है ये लोग, और गाड़ी इन लोगों का बहुत पॉपुलर है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये लोगों का यूएसए में बस इन लोगों का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा फार्म है, बहुत ज्यादा फार्म नहीं और ज्यादा ब्रांचेस नहीं है इसका। तो टेस्ला ऐसा कंपनीज को, ये टेस्ला ऐसा कंपनी, गाड़ी अगर तुम खरीदोगे 6 महीना पहले ऑर्डर देना पड़ता है तुमको, और 6 महीना बाद जाकर तुमको गाड़ी मिलता है टेस्ला ऐसा कंपनी में। तो ये कंपनी में एक्चुअली तुमको करना क्या पड़ता है, ये कंपनी एक्चुअली करता क्या है, ये कंपनी 6 महीना पहले ऑर्डर लेता है और ये लोग अपना जो रोबोटिक्स आर्म है, तुम लोग ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है, देख लो कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे काम करता है अंदर से। ठीक है, एक मतलब वो आर्म होता है, रोबोटिक्स आर्म होता है, एक गाड़ी का चैसिस फिट करता है, एक उसके ऊपर कवर लगाता है, एक सीट बैठाता है, एक डैशबोर्ड लगाता है, एक इंजन लगाता है। तो ऐसे अलग अलग रोबोटिक्स आर्म होता है। तो ये कंपनी क्या करता है, सेंसर्स लगा देता है अपना रोबोटिक्स आर्म में। क्यों? टेस्ला जैसा कंपनी को हमेशा अपना मशीनों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों के पास टाइम रहता है, लोग बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, और 6 महीना पहले ये लोग ऑर्डर लेता है और बना के 6 महीना बाद देता है। सोचो इन लोगों का मशीन बहुत एफिशिएंट, मतलब हमेशा चलता रहता है इन लोगों का मशीन, क्योंकि ये फैक्ट्री उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इंडस्ट्री उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और बहुत ही अच्छा कार बनाता है और डिमांड इन लोगों का बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों का हमेशा ऑर्डर फुल रहता है। अब सोचो तुम बनाते बनाते तुम्हारा इंजन लगाने वाला आर्म खराब हो गया, इंजन लगाने वाला रोबोटिक आर्म खराब हो गया, और तुम 6 महीना पहले गाड़ी प्रोड्यूस किए विदाउट इंजन। तुम लोग क्या बोलोगे? जो कस्टमर, जो लोग खरीदेगा, बोलेगा गाड़ी ले लो, गाड़ी बहुत अच्छी है, बस इंजन नहीं है इसमें। तो रेपुटेशन नीचे नहीं गिरेगा तुम लोगों का। तो इसीलिए वो लोग क्या करता है, रोबोटिक्स आर्म में सेंसर बैठा के रखता है। वो सेंसर हमेशा मशीन का आरपीएम, मोटर का आरपीएम, मोटर का टेम्परेचर कितना हो रहा है हमेशा बताता रहता है। सोचो एक दिन मशीन का टेम्परेचर दिखा रहा है 95 डिग्री, उसके बाद दिन दिखा रहा है 85 डिग्री, उसके बाद दिन, या फिर सोचो मैं गलत उल्टा बोल रहा हूं, सोचो मशीन का टेम्परेचर दिखा रहा है 10 डिग्री,
उसके बाद दिन दिखा रहे 15 डिग्री, उसके बाद दिन दिखा रहे 16 डिग्री 17 डिग्री। दूसरा, मशीन का मोटर घूम रहा है, जो रोबोटिक्स नाम का मोटर, सोचो कोई एक मोटर में स्पीड दिखा रहा है 200 आरपीएम, उसके बाद दिन दिखा रहा है 190 आरपीएम, उसके बाद दिन दिखा रहा है 180 आरपीएम। तुम्हें नहीं लगता कि मोटर खराब नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी खराब होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम है ये मशीन में, ये खराब होने वाला है और प्रोडक्शन रुक सकता है। तो ये चीज पहले से उन लोगों को पता चल जाता है। उन लोग हमेशा अपना मशीनों का स्पीड, टेम्परेचर कंट्रोल सब कुछ मेंटेन करके रखता है, सब कुछ उन लोगों को पहले से पता होता है। अगर थोड़ा सा भी किसी चीज में कमी घटी या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो वो लोग कुछ फॉल्ट रहेगा तो रात को ही ठीक करा, जब इंडस्ट्री बंद रहता है तभी वो लोग मैकेनिक से ठीक करा लेता है। तो इसीलिए वो लोगों का मतलब इतना अच्छा प्रोडक्शन है और इतना रेपुटेटेड कंपनी अभी तक के लिए है। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बहुत ज्यादा अच्छा पावरफुल टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, कि जहां पर एक्चुअली तुम्हारा कितना प्रोडक्शन तुम्हारा मेंटेन करके रखता है ये, और मशीन कैसा है, खराब होगा कि नहीं होगा, ये पहले से तुम लोगों को पता चल जाता है। और ये सच में एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो टेस्ला से कंपनी यूज करता है। दूसरा और लास्ट, बैंकिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। क्रेडिट स्कोर के बारे में सुने ही होंगे तुम लोग। क्रेडिट स्कोर क्या करता है, बैंक क्या करता है एक्चुअली, ये डेटा मॉडल कैसा है, बहुत सारा कस्टमर का डेटा, जो लोग लोन लिया था क्रेडिट कार्ड से और चुका नहीं पाया, और जो लोग लोन लिया चुका दिया, मशीन को ये डेटा पढ़ाया जाता है कि देखो, जैसे तुम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हो कि एक बाइक है 2 साल पुराना है, नया का दाम 95, तो तुम प्रेडिक्ट कर दो कि अभी 2 साल बाद इसका दाम 70,000 हो सकता है। तो डिपेंड करता है ना चीज, कुछ किलोमीटर देखता है, गाड़ी का कितना माइलेज है वो देखता है, गाड़ी का इंजन कैसा है वो देखता है, उसके बाद गाड़ी का प्राइस आता है सेकेंड हैंड का। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब ये फ्रॉड डिटेक्शन वैसा ही है। क्रेडिट स्कोर के लिए वो पहले चेक करता है, मशीन में डाला जाता है कि ऐसा ऐसा डेटा है, एक आदमी का डेटा, ऐसा बहुत सारा डेटा डाला जाता है। एक आदमी का डेटा डाल रहे हैं, वो डेटा में आदमी का नाम, आदमी का ये एसेट रखा था वो, और इतना लोन लिया था और इतना दिन लगा था चुका दिया, इस आदमी का सैलरी इतना था। तो ऐसे हजारों आदमी का डेटा, कोई चुका नहीं पाया उसका भी डेटा। अब मशीन को इतना सारा डेटा डाल दिया, मशीन एस्टिमेट बना लिया अपने आप से, मशीन को आइडिया आ गया कि ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया होगा, फुलफिल करेगा तो हम लोन दे देंगे। अब क्रेडिट स्कोर में वैसा ही चेक करता है कि तुम्हारा वो डाल दिया, तुम सैलरी डालो, सब कुछ डालो, क्या क्या है मेरा एसेट, ये रखेंगे, ये चीज है, तो मशीन यही से पढ़ के बता देता है कि तुमको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये बैंकिंग का फ्रॉड डिटेक्शन भी बहुत अच्छा चीज है, ये अच्छा एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। तो आज हमने 5 एप्लीकेशन देखे हैं मशीन लर्निंग का, और भी ज्यादा एप्लीकेशन होता है, लेकिन ये 5 बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। और ये था 5 एप्लीकेशन, और दूसरी वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जितने सब टाइप्स है वो कवर करेंगे, और उसका एल्गोरिथम्स भी कवर करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। सो गुड बाय।